आज हम स्टार्ट करेंगे ऑप्थेल्मोलॉजी स्टेशन। ठीक है जी। ऑप्थेल्मोलॉजी के अंदर वी विल डिस्कस द केसेस कि कौन कौन सी केसेस इसमें आती है। बहुत आसान स्टेशन है। ठीक है। इसमें भी आप लोगों से कुछ केसेस पूछेंगे जो कॉमन केसेस हैं एग्जाम्स के अंदर। पिक्चर वगैरह दिखाएंगे, जिस तरह डर्मेटोलॉजी के अंदर केस दिया होता है और उसके साथ उसका पिक्चर दिखाते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी भी 10 नंबर का स्टेशन होता है, इसमें भी केस देते हैं और इसका फिर पिक्चर दिखाएंगे। ये पिक्चर के साथ केस को रिलेट करें, उसकी डायग्नोज बताएं। ठीक है। ऑप्थेल्मोलॉजी के अंदर सबसे पहले तो वाइवा के अंदर आप लोगों से पूछता है नॉर्मल आई स्ट्रक्चर क्या है। नॉर्मल आई स्ट्रक्चर। ठीक है। So in most of the cases they just ask you normal anatomy of the eye। इस पे भी आप लोगों को पास कर सकती है। ठीक है। इन द आई वी हैव 3 लेयर्स, मतलब आई के अंदर हमारे पास 3 लेयर्स होती हैं। ठीक है। तो फर्स्ट वन इज कॉल्ड आउटर लेयर। आउटर लेयर। ठीक है। तो सेकंड इज कॉल्ड मिडल लेयर। मिडल लेयर। इस मिडल लेयर को हम यूवियल लेयर ऑफ द आई भी कहते हैं। तो मिडल लेयर ऑफ द आई इज आल्सो नोन एज अ यूवियल लेयर। ठीक है। और सबसे लास्ट में क्या होता है? इनर एयर। इनर एयर ऑफ द आई। दीज आर द 3 लेयर्स ऑफ द आई। आउटर लेयर, मिडल लेयर एंड इनर लेयर। इस यूवियल लेयर के अंदर ब्लड वेसल्स होती है, इसको हम वस्कुलर लेयर ऑफ द आई भी कहते हैं, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द ब्लड वेसल दे रन इन द यूवियल लेयर या मिडल लेयर। तो हमारे आई के जितने भी ब्लड वेसल्स है वो किस लेयर के अंदर रन करती है? मिडल लेयर के अंदर। इस वजह से इसको हम वस्कुलर लेयर या यूवियल लेयर भी कहते हैं। ठीक है। जो आउटर लेयर है, आउटर लेयर ये जनाब बनाती है 2 चीजें। नंबर 1, कोर्निया एंड स्क्लेरा। कोर्निया एंड स्क्लेरा मेक टुगेदर फॉर्म द आउटर लेयर ऑफ द आई। इसका जो मेजर पार्ट है दैट इज फॉर्म बाई स्क्लेरा। हमारे आई का जो वाइट पार्ट है इसको क्या कहते हैं? स्क्लेरा कहते हैं। और इसके ऊपर जो डेल लाइक शीशे जैसी स्ट्रक्चर है उसको क्या कहते हैं? कोर्निया। देखे, अगर इस आउटर लेयर को हम 6 हिस्सों में डिवाइड करें, इसका 1/6 कोर्निया बनाता है, 1/6, और 5/6 कौन बनाता है? स्क्लेरा बनाता है। The major part of the outer layer that is formed by the sclera and the less part of the outer layer is formed by cornea। ठीक है। अब देखें, अगर हम आईज को देखें तो ये जो बिल्कुल व्हाइट पार्ट है ये स्क्लेरा है, इसके ऊपर इस तरह एंकर हुई है क्या चीज? कोर्निया। तो कोर्निया जहाँ पे स्क्लेरा के साथ कनेक्ट होती है ये एक एंगल बनाती है। यहाँ पे हमसे क्यों याद रखे कि कोर्निया और कोर्निया मेक एन एंगल विद स्क्लेरा। मेक एन एंगल विद स्क्लेरा। कोर्निया जहां पे किसके साथ मिलती है? स्क्लेरा के साथ, वहां पे एक एंगल बनता है दैट इज नोन एज लिम्बस। उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? लिम्बस कहते हैं। तो लिम्बस इज नथिंग बट इट इज दी स्क्लेरोकोर्नियल एंगल। के मतलब जो कोर्निया है वो स्क्लेरा के साथ मिलकर एक एंगल बनाती है, उस एरिया को हम क्या कहते हैं? लिम्बस कहते हैं। जस्ट आप लोगों से अगर वाइवा में पूछे कि लिम्बस क्या है, इट इज नथिंग बट इट इज अ कनेक्शन पॉइंट बिटवीन कोर्निया एंड स्क्लेरा। और ये दोनों आपस में मिलकर आई का कौन सा लेयर बनाते हैं? आउटर लेयर। जो मिडल लेयर है इसमें यूवियल लेयर है, इसके अंदर ब्लड वेसल्स होती है। ठीक है। और आखिर में जो इनर लेयर है इसके बिल्कुल ये पोस्टीरियर मोस्ट होता है, बैक साइड पे पोस्टीरियर मोस्ट। ठीक है। ये सबसे पीछे लेयर होता है और इस लेयर के अंदर हमारे पास किसके सेल है? रेटिनल सेल्स। तो देयर आर रेटिनल अपरेटस या रेटिनल सेल्स, जिसमें रॉड सेल्स होती है, कोन सेल्स होती है। ठीक है। तो रेटिना इज द पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ द आई एंड इट लाइज ऑन द बैक साइड। ये बैक साइड होती है। हम रेटिना को नेकेड आई से नहीं देख सकते, रेटिना के लिए हमें ऑप्थेल्मोस्कोप का इस्तेमाल करना जरूर होता है। ठीक है। तो रेटिना हमारे पास क्या होता है? इट इज द पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ द आई। अब अगर इसको हम मैग्नीफाई करें, फॉर एग्जांपल दिस इज द एरिया वी सी ऑन ऑप्थेल्मोस्कोप एंड दैट इज रेटिना। रेटिना के अंदर हमारे पास ऑप्टिक नर्व आती है कि नहीं? ऑप्टिक नर्व, और यहाँ पे रेटिना के अंदर क्या हो जाती है? एंड हो जाती है। ये याद रखें, द एंडिंग ऑफ ऑप्टिक नर्व, ये जो ऑप्टिक नर्व की एंड है रेटिना के अंदर, इसको हम कहते हैं पेपिला। दैट इज कॉल्ड पेपिला। और पेपिला को हम ऑप्टिक डिस्क का नाम सुने कि नहीं? इसको हम ऑप्टिक डिस्क भी कहते हैं। क्लियर है? तो दिस इज ऑप्टिक नर्व। यह मैंने क्या बनाई है? ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व रेटिना के अंदर आती है।
और जहाँ पे रेटिना के अंदर ऑप्टिक नर्व की एंड होती है उसको हम ऑप्टिक डिस्क या पेपिला कहते हैं, ठीक है। अब देखें, ब्रेन से इर्द गिर्द हमारे पास कितनी कवरिंग है? 3। इसको मेनिंजिस कहते हैं। ये जो ऑप्टिक नर्व है जो ब्रेन से आती है आई की तरफ, इसके साथ ब्रेन से क्या चीज भी आती है? मेनिंजिस भी आती है। इसका मतलब कि ऑप्टिक नर्व का ब्रेन के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। अगर ब्रेन में कोई प्रेशर बढ़ जाए तो वो सारा प्रेशर ट्रांसमिट होगा किस नर्व के साथ? ऑप्टिक नर्व के साथ। तो जब ऊपर कोई ट्यूमर हो या मेनिंजाइटिस हो या एब्सेस हो तो इसमें आईसीपी क्या हो जाती है? रेज। तो रेज आईसीपी का जो प्रेशर है वो ट्रांसमिट होगी किस नर्व के साथ? ऑप्टिक नर्व। और यहाँ पे प्रेशर बढ़ेगी कि नहीं? और यहाँ पे जो छोटे वेसल है उससे एक्सिस फ्लूइड बाहर निकलेगी कि नहीं? यहाँ की क्या हो जाएगी? एडीमा। दैट इज नोन एज पेपिली एडीमा। तो पेपिली एडीमा मीन इट इज अ साइन दैट आईसीपी इज रेज। तो रेज आईसीपी में हम लंबार पंक्चर नहीं कर सकते। अब रेज आईसीपी कैसे पता चलेगा कि किसी का इंट्राक्रीनियल प्रेशर क्या है? ज्यादा है? हम ऑप्थेल्मोस्कोप के जरिए इस पेपिला को देखते हैं। अगर इस पेपिला की इर्द गिर्द फ्लूइड है, मतलब एक्सिस एक्सुडेट है, इसका मतलब ऊपर से प्रेशर क्या है? ज्यादा है, और वो यहाँ पे एडीमा करा चुकी है। तो पेपिली एडीमा, इसको फंडोस्कोपी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फंडोस्कोपी। तो ऑप्टिक डिस्क को एग्जामिन करना दैट इज कॉल्ड फंडोस्कोपी। तो फंडोस्कोपी ऑफ द आई अगर आपको ये बताए कि ऑप्टिक डिस्क की लेवल पे एडीमा है, इस हाल मार्क ऊपर से इंट्राक्रीनियल प्रेशर क्या है? ज्यादा है। और ये हमसे वाइवा में पूछा गया है कि यू कांट डू एनीथिंग अनटिल अनलेस यू डू नॉट इवैल्यूएट आईसीपी। अगर आपको आईसीपी नहीं पता आप कोई प्रोसीजर नहीं कर सकते। हाउ यू विल से दैट इस पेशेंट का आईसीपी इंट्राक्रीनियल प्रेशर रेज है कि नहीं? हम फंडोस्कोपी के जरिए ऑप्टिक डिस्क को देखते हैं एंड वी लुक फॉर पेपिली एडीमा। क्लियर है? सो पेपिली एडीमा इज अ साइन ऑफ रेज आईसीपी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके जी। अब नेक्स्ट पॉइंट, ये तो हमारे पास आई की क्या है? लेयर्स है। तो हाउ मेनी लेयर्स आर देयर? बस 3। आउटर लेयर, मिडल लेयर एंड इनर लेयर, ठीक है। इसके बाद लिखे आई के अंदर इंपॉर्टेंट वन, सेगमेंट्स। हाउ मेनी सेगमेंट्स आर देयर? तो सेगमेंट्स ऑफ द आई, सेगमेंट्स ऑफ आई। आई के अंदर हमारे पास 2 सेगमेंट्स होती है, ठीक है। तो देयर आर मेनली 2 सेगमेंट्स इन द आई। फर्स्ट इज कॉल्ड एंटीरियर सेगमेंट, एंटीरियर सेगमेंट, और इसके बाद क्या होता है? पोस्टीरियर सेगमेंट। ये वाइवा के क्वेश्चन है, एंटीरियर सेगमेंट एंड पोस्टीरियर सेगमेंट। एंटीरियर सेगमेंट में याद रखें, दिस इज द स्पेस बिटवीन, इट इज द स्पेस बिटवीन कॉर्निया एंड लेंस। ये लेंस और कॉर्निया के दरमियान स्पेस को कहते हैं। क्लियर है? सो आई के अंदर कॉर्निया और लेंस के दरमियान जो स्पेस है उसे क्या कहते हैं? एंटीरियर सेगमेंट। और इसमें लेके स्पेस बिहाइंड, हाँ जी, लेंस। फिर लेंस के बाद जो स्पेस आता है उसको क्या कहते हैं? पोस्टीरियर सेगमेंट कहते हैं। तो इट इज फ्रॉम द कॉर्निया अप टू द लेंस। और फिर लेंस के बाद जो स्पेस है उसको क्या कहेंगे? पोस्टीरियर सेगमेंट। इट कंटेन हाँ जी एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर का नाम सुना है कि नहीं? इसके अंदर एक्वस ह्यूमर होता है, और एक्वस ह्यूमर इज अ फ्लूइड विच कैन मेंटेन इंट्राओकुलर प्रेशर। ये आई के अंदर प्रेशर को मेंटेन करता है, और एक्वस ह्यूमर कैन कीप द आई लुब्रिकेट। ये आई को क्या रखती है? लुब्रिकेट। और इट प्रोवाइड नरिशमेंट टू द नियर बाई स्ट्रक्चर। हमारे पास आई के अंदर 2 स्ट्रक्चर है जिसको हम एवस्कुलर स्ट्रक्चर कहते हैं। एवस्कुलर का मतलब क्या है? कि उसकी अपनी ब्लड सप्लाई नहीं है, मतलब 2 स्ट्रक्चर विच डू नॉट हैव एनी ब्लड वेसल, दे आर कॉल्ड ऑफ एवस्कुलर स्ट्रक्चर। ए मीन एब्सेंट, वस्कुलर मीन ब्लड वेसल। वो स्ट्रक्चर जिसमें अपने ब्लड वेसल ना हो उसको क्या कहेंगे? एवस्कुलर। उसमें एक आता है कॉर्निया। कॉर्निया इज अ एवस्कुलर स्ट्रक्चर, देयरफॉर इट शुड बी ट्रांसपेरेंट इन नेचर। ये क्या होता है? ट्रांसपेरेंट। तो कॉर्निया के अपने वेसल नहीं होते। फिर आई के अंदर another transparent structure which do not contain any vessel is called lens। ये दोनों भी वाइवा क्वेश्चन है कि आई के अंदर 2 स्ट्रक्चर बताए जिसकी अपनी ब्लड वेसल नहीं होती। वन इज कॉर्निया, अनदर इज लेंस। इन दोनों को अपनी ब्लड सप्लाई तो नहीं है, लेकिन ये कहीं से डिफ्यूजन के जरिए अपनी न्यूट्रिशन लेंगे, और वो किस ह्यूमर से लेंगे? एक्वस ह्यूमर से। तो एक्वस ह्यूमर की 3 फंक्शन याद रखें। नंबर 1, इट मेंटेन इंट्राओकुलर प्रेशर। ये आई के अंदर प्रेशर को मेंटेन करता है।
एक्वस ह्यूमर का एक काम क्या है? इट मेंटेन इंट्राओकुलर प्रेशर। नंबर 2, इट कैन कीप द आई लुब्रिकेट, आई को क्या रखती है? लुब्रिकेट, ड्राई होने से बचाती है। और थर्ड नंबर इसका फंक्शन ये है कि इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू दी अदर स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग कॉर्निया एंड लेंस। वे इसके जनाब 3 फंक्शन है। ठीक है जी। एक्वस ह्यूमर ये डेली प्रोडक्शन भी होती है और इसकी डेली ड्रेनेज भी होती है। जिसी तरह हमने ऊपर CSF फॉर एग्जाम्पल ब्रेन में है, वो प्रोड्यूस भी होती है और ड्रेन भी होती है। एग्जैक्टली इसी तरह CSF तो फ्लूइड है, तो ये भी ड्रेन भी होगी और डेली बेस पे प्रोड्यूस भी होगी। अगर एग्जाम में आ जाए कि एक्वस ह्यूमर की जो प्रोडक्शन है ये आई के अंदर कौन करती है? आंसर इज सिलियरी एपिथेलियम। कौन करती है? सिलियरी एपिथेलियम। सिलियरी बॉडी का नाम सुना है क्या? नहीं। सिलियरी बॉडी इज आल्सो नोन एज सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ द आई, वो भी हम पढ़ेंगे। लेकिन जो सिलियरी बॉडी है उसकी जो एपिथेलियल लाइनिंग है इट इज एबल टू प्रोड्यूस विच ह्यूमर? एक्वस ह्यूमर। ठीक है। अब इधर आते हैं, जो पोस्टीरियर सेगमेंट है वो कहाँ पे होता है? इट इज द स्पेस बिहाइंड द लेंस। इट कंटेन अ जेली लाइक फ्लूइड विच इज कॉल्ड विट्रस ह्यूमर। इसको क्या कहते हैं? विट्रस ह्यूमर। इट कंटेन विट्रस ह्यूमर। विट्रस ह्यूमर। विट्रस और एक्वस ह्यूमर में फर्क है। एक्वस ह्यूमर है ये थिन है और जो विट्रस ह्यूमर है ये क्या है? ये थिक है। ये लेस विस्कस है, ये मोर विस्कस है। विट्रस ह्यूमर। विट्रस ह्यूमर ने पोस्टीरियर सेगमेंट की शेप मेंटेन की है। अगर ये ह्यूमर ना होता तो पोस्टीरियर सेगमेंट में चेंजेस आ जाती। तो विट्रस ह्यूमर इज अ जेली लाइक थिक secretion present in the posterior segment which maintain the shape of posterior segment। तो ये कोई नरिशमेंट वगैरह में काम नहीं करती, लेकिन एक्वस ह्यूमर नियर बाय स्ट्रक्चर को नरिश भी कर सकती है। ठीक है। तो जिन स्ट्रक्चर की अपनी वेसल नहीं होती एवास्कुलर, इसको न्यूट्रिशन किस ह्यूमर से मिलती है? एक्वस ह्यूमर से मिलती है। अब देखिए अभी तक हमने कितनी सेगमेंट्स पढ़ी है? 2, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। अब एग्जामिनर विल लव टू आस्क कि जो एंटीरियर सेगमेंट है इसमें 2 चेंबर्स होती है। एंटीरियर सेगमेंट फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 चेंबर्स। तो लेके 2 चेंबर, ये एंटीरियर सेगमेंट की हम बात कर रहे हैं। ये जो एंटीरियर सेगमेंट हमने पढ़ा इसकी स्पेस कहाँ से कहाँ तक है? कॉर्निया से लेके लेंस तक है। अब इस स्पेस को हम फर्दर कितने में डिवाइड करते हैं? 2 में, एंड दैट विल बी नोन एज चेंबर्स। एक इसमें लेके एंटीरियर चेंबर, एंटीरियर चेंबर एंड पोस्टीरियर चेंबर। एंटीरियर चेंबर एंड पोस्टीरियर चेंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आई के लिए जानने के लिए। पोस्टीरियर चेंबर, एंटीरियर चेंबर के बारे में याद रखें, इट इज द स्पेस बिटवीन कॉर्निया एंड आइरस। किसके दरमियान? कॉर्निया एंड आइरस। हमारी जो पिगमेंटेड पार्ट ऑफ द बॉडी है वो क्या है? आइरस है। हम कहते हैं इस बंदे की कलर, आईज कलर जो है वो ब्लू है या ब्लैक है या ब्राउन है। ये जो कलरेशन ऑफ द आई है ये किस वजह से है? आइरस की डिफरेंस। पिगमेंटेड पार्ट ऑफ द आईज ऑफ आइरस। यहाँ पे लेके एंटीरियर चेंबर, स्पेस बिटवीन कॉर्निया एंड आइरस। ठीक है, यहाँ तक है। पिगमेंटेड पार्ट ऑफ द आई दैट इज कॉल्ड आइरस। और ये जो आइरस है ये प्यूपिल के इर्द गिर्द होता है, ये प्यूपिल को एडजस्ट करता है। ठीक है ना, ये पिगमेंटेड पार्ट है, पिगमेंटेड पार्ट ऑफ आई। अब देखें अल्बिनिज्म हमने कल डिस्कस की थी, उसमें मेलानिन जो है ना वो नहीं बनती, टायरोसिनेज काइनेज एंजाइम बताया था ना। तो अगर बिल्कुल जनरलाइज अल्बिनिज्म हो जाए तो उसमें मेलानिन प्रोडक्शन कम होगी, तो आइरस की पिगमेंटेशन भी खराब होगी। इसलिए अल्बिनिज्म लोगों के अंदर आई साइट क्या होती है? वो वीक होती है, कम होती है। फिर इधर देखिए जो पोस्टीरियर चेंबर है इट इज द स्पेस बिटवीन आइरस एंड लेंस। ये किसके दरमियान है? आइरस एंड लेंस। देखिए एंटीरियर सेगमेंट के अंदर ही ये 2 चेंबर्स होती है। तो हमने इंटीरियर सेगमेंट में कॉर्निया और कहां से आगे नहीं जाना? लेंस से। तो एक कॉर्निया से आइरस तक है और एक आइरस से लेंस तक है। इसका मतलब ये है कि इसकी जो लेंथ है मतलब कॉर्निया से स्टार्ट होगी, कहां पे खत्म होगी? लेंस में। अब लोगों को मैं यहाँ पे एक आसान कंसेप्ट बताता हूँ। आसान कंसेप्ट ये है, फॉर एग्जांपल दिस इज द कॉर्निया। कॉर्निया के बाद देखिए इसके बीच में आता है आइरस और बिल्कुल आखिर में जाकर यहाँ पे आता है लेंस। ठीक है, ये 3 चीजें याद रखने हैं। तो कॉर्निया से अगर हम स्टार्ट करें और कहाँ पे एंड करें? लेंस पे, तो इसको हम कहते हैं एंटीरियर सेगमेंट, क्योंकि कॉर्निया और लेंस इनके दरमियान जो स्पेस है इसको क्या कहते हैं? एंटीरियर सेगमेंट। यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारा क्या है?
एंटीरियर सेगमेंट। लेकिन अगर एंटीरियर सेगमेंट में हम स्पेशली कोर्निया से कहां तक जाए, आयरस, वो एंटीरियर चेंबर है। वो क्या है? एंटीरियर चेंबर। तो कोर्निया और आयरस इज एंटीरियर चेंबर। लेकिन फिर यहाँ आयरस से लेके अगर मजीद कहां तक जाए, लेंस, तो पोस्टीरियर चेंबर है। क्लियर है? तो ये पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है। अब एग्जामिनर आप लोगों से ये भी पूछ सकता है कि आई में कितनी सेगमेंट्स है? तो देखें, व्हाट इज द स्ट्रक्चर विच डिफरेंशिएट द सेगमेंट्स ऑफ आई? आंसर इज लेंस, क्योंकि लेंस तक एंटीरियर है और लेंस के पीछे पोस्टीरियर है। तो लेंस एक ऐसा स्ट्रक्चर है कि आई को दो सेगमेंट्स में डिवाइड करती है। लेकिन वो कौन सा स्ट्रक्चर है जो चेंबर्स को डिवाइड करती है? वो आयरस है। तो आयरस से आगे इंटीरियर चेंबर है और आयरस के पीछे पोस्टीरियर चेंबर है। ठीक है जी। सो दीज आर द एनाटॉमी ऑफ द आई। आई के अंदर जो एनाटॉमी है या जो आप लोगों ने इसके क्वेश्चन याद रखने हैं, दीज आर द मेन पॉइंट। अब देखें, एक सिंपल डायग्राम के जरिए इसको हल करते हैं। फॉर एग्जांपल, दिस इज द ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर ऑफ द आई विच इज कॉल्ड कोर्निया। ये क्या है? कोर्निया है। और मैंने आप लोगों को बताया था कोर्निया के साथ व्हाइट पार्ट जो आई का लगा है, दैट इज कॉल्ड स्क्लेरा। ये हमारे पास स्क्लेरा है। तो दिस व्हाइट पार्ट ऑफ द आई दैट इज नोन एज स्क्लेरा। और ये हमारे पास कौन सा पार्ट है? कोर्निया। ये आई का कौन सा लेयर बनाता है? आउटर लेयर। कौन सा? आउटर लेयर। तो कोर्निया कैन फॉर्म 1/6 ऑफ द आउटर लेयर एंड इट फॉर्म दी 5/6। अब यहाँ पे जो कोर्निया है ये आया इस स्क्लेरा के साथ कनेक्ट है कि नहीं? दिस एरिया इज कॉल्ड लिम्बस। इसको हम क्या कहते हैं? लिम्बस। ये भी हमने डिस्कस किए। जो कोर्निया और जो स्क्लेरा के दरमियान जंक्शन है दैट इज कॉल्ड लिम्बस। ये भी लिम्बस है, ये भी लिम्बस है। ठीक है। अब इधर देख, यहाँ पे हमारे पास लेंस होता है दैट इज कॉल्ड लेंस। लेंस इज बाई कन्वेक्स। ये कैसा होता है? बाई कन्वेक्स। अगर हम लेंस को ऐसे बनाते, ऐसे, दैट इज बाई कनकेव। ये कौन सा है? बाई कनकेव। लेकिन अगर हम लेंस को इस तरह बनाए दैट इज कॉल्ड बाई कन्वेक्स। तो ह्यूमन आई के अंदर जो लेंस है इट इज ऑलवेज ऑफ बाई कन्वेक्स। ये बाई कन्वेक्स होता है। अब देखें, यहाँ पे ये आउटर लेयर है। तो इसके बाद ये जो लेयर है ये कौन सा लेयर होगा? मिडल लेयर। और इसके अंदर क्या होते हैं? ब्लड वेसल। तो इसको हम यूवियल लेयर और ये क्या कहते हैं? हाँ जी, इसको हम क्या कहते हैं? वस्कुलर लेयर। क्या कहते हैं? वस्कुलर। अभी हमने पढ़ा है ना, यूवियल लेयर या वस्कुलर लेयर इस मिडल लेयर। ये हमारे पास मिडल लेयर। अब यहाँ पे एमसीक्यूज आएगा। शाबाश। दिस विच लेयर ऑफ द आई? मिडल लेयर। इट इज कॉल्ड यूवियल लेयर। ये जो यूवियल लेयर है ये जब आई की, ये आई का बैक साइड है और ये आई का क्या है? फ्रंट है। ये जब फ्रंट साइड में आता है ना यहाँ पे, तो दिस यूवियल लेयर अ लिटिल बिट डायलेटेड। ये क्या हो जाता है? डायलेट। अब सुन ले, ये कौन सा लेयर डायलेट हो गया है? हाँ जी, यूवियल लेयर। दोनों साइड पे इसकी जो डायलेशन है यूवियल लेयर की, इंटीरियरली की पोस्टीरियरली? anteriorly. Anteriorly, this uveal layer of the eye become a little bit dilated. This part of the uveal layer is called ciliary body. इसको क्या कहते हैं? ciliary body. और इस ciliary body की एपिथेलियम से क्या प्रोड्यूस होता है? एक्वस ह्यूमर। यहाँ से क्या आता है? एक्वस ह्यूमर आता है। ठीक है। अब यहाँ पे नीचे हमारे पास यहाँ पे बाई कन्वेक्स क्या पड़ा है? लेंस पड़ा है। अब इस लेंस को सपोर्ट चाहिए कि नहीं? लेंस को हम सपोर्ट कैसे देंगे? It is attached to the ciliary body by the help of ligaments. ये किसके जरिए अटैच है? ligaments के जरिए। These are called suspensory ligaments. इसको क्या कहते हैं? suspensory ligament of the lens. That is suspensory ligament. Done? यहाँ तक। अब देखें, हाँ फिर से सुन ले। This outer part of the eye is called cornea. फिर इसके बाद जो मेजर पार्ट है, आउटर पार्ट, that is called sclera. कोर्निया और स्क्लेरा के दरमियान जो जंक्शन है दैट इज कॉल्ड लिम्बस। इसको लिम्बस कहते हैं। और कोर्निया और स्क्लेरा आई का कौन सा पार्ट बनाता है? आउटर पार्ट बनाता है। फिर इस आउटर पार्ट के बाद हमारे पास कौन सा लेयर स्टार्ट होता है? मिडल। मिडल लेयर के अंदर वेसल होते हैं, इसको वस्कुलर लेयर या यूवियल लेयर कहते हैं। ये जो मिडल लेयर है इस तरह ये बैक साइड से स्टार्ट होता है और किस साइड पे जाता है? फ्रंट पे। जब ये फ्रंट पे जाते हैं तो उसका लास्ट पार्ट थोड़ा सा क्या हो जाता है? डायलेट। Dilated part of the middle layer in the front that is known as a ciliary body. और ciliary body will produce aqueous humor. ये क्या प्रोड्यूस करती है? aqueous humor. फिर यहाँ पे इस लेंस और ciliary body के दरमियान क्या होता है? ligament, ताकि लेंस को सपोर्ट करे। उसका नाम क्या है? suspensory ligament है। ठीक है। तो suspensory ligament यहाँ पे होता है। ये भी कौन सा होता है?
सस्पेंसरी लिगामेंट। अब सुन ले, यहाँ पे दरमियान में यहाँ पे प्यूपिल होता है। क्या होता है? प्यूपिल। दैट इज द होल प्रेजेंट इन द आई विच अलो द लाइट रेज टू एंटर। ठीक है, ये जो प्यूपिल है कि लाइट रेज के खिलाफ एडजस्टमेंट करती है। अगर हम सनलाइट में जाए तो हम प्यूपिल को क्या करते हैं? कंस्ट्रक्ट करते हैं ताकि कम से कम रेज आ जाए। अगर हम डार्क में जाए तो हम प्यूपिल को डायलेट करते हैं ताकि मैक्सिमम रेज आ जाए। तो प्यूपिल डिपेंडिंग अपॉन दी लाइट रेज या डिपेंडिंग अपॉन दी विजन ये अपने आप को एडजस्ट कर देता है। अब देखें, इस प्यूपिल के इस तरह, ये इस सिलरी बॉडी और प्यूपिल के दरमियान ये जो पिगमेंटेड पार्ट है इसको क्या कहते हैं? दीज आर आयरसेस। ये हमारे पास क्या है? आयरसेस है। तो दीज आर आयरसेस। अब बताइए, ये जो एरिया मैंने ड्रा की है दैट इज कॉल्ड प्यूपिल, ये प्यूपिल है। और इसके साथ जो पिगमेंटेड पार्ट ड्रा की है ये क्या है? दैट इज कॉल्ड आयरस। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? फिर सुन ले, और ये पार्ट जो मैंने ड्रा की है ये क्या है? दैट इज कॉल्ड लेंस। अब मुझे शाबाश बताएं, ये कौन सा पार्ट है? हाँ जी, एंटीरियर पार्ट और दिस पोस्टीरियर पार्ट। अब इंटीरियर पार्ट का पहला चीज क्या है? कोर्निया। अब इधर फोकस करें, दिस इज द कोर्निया एंड दिस इज द लेंस। इस कोर्निया से लेके कहाँ तक? लेंस तक। ये पूरा जितना स्पेस है इसको एंटीरियर सेगमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटीरियर सेगमेंट। फिर इस लेंस के बिहाइंड जितना भी ये पूरा एरिया है इसका कहते हैं पोस्टीरियर सेगमेंट। तो एंटीरियर और पोस्टीरियर सेगमेंट के दरमियान जो स्ट्रक्चर है वो क्या है? वो लेंस है। ठीक है, अब देखें, कोर्निया से इस लेंस तक ये एंटीरियर सेगमेंट है, लेकिन इसको फर्दर हम कितने चेंबर में डिवाइड करते हैं? 2 में। अब सुन ले, कोर्निया से लेके ये क्या है? व्हाट इज दिस? आयरस। कोर्निया से लेके इन आयरस तक या इस तक ये स्पेस जो है ये एंटीरियर क्या है? चेंबर है। और फिर इस आयरस से लेके ये जो लेंस है ये क्या है? दैट इज पोस्टीरियर चेंबर। ये क्या है? पोस्टीरियर चेंबर। तो दिस इज एंटीरियर चेंबर एंड दिस इज पोस्टीरियर चेंबर एंड एज अ होल दीज टू आर एंटीरियर सेगमेंट। ये दोनों क्या है? एंटीरियर सेगमेंट से। बात समझ गए क्या नहीं? अब इधर सुन ले, यहाँ पे एमसीक्यूज आप लोगों को आएगा कि जो एक्वस ह्यूमर है वो किस बॉडी से प्रोड्यूस होती है? सिलरी। तो यहाँ से कंटिन्यूअसली एक्वस ह्यूमर प्रोड्यूस होगा। एक्वस ह्यूमर जब प्रोड्यूस होगा सिलरी बॉडी से, ये किधर जाएगा? ये जाएगा पोस्टीरियर चेंबर में। किधर जाएगा? पोस्टीरियर चेंबर। ए वस्कुलर स्ट्रक्चर कौन कौन सी है? लेंस एंड कोर्निया, जिसके अपने ब्लड सप्लाई नहीं है। तो पोस्टीरियर चेंबर से जब एक्वस ह्यूमर आएगी तो वो नियर बाई लेंस को न्यूट्रिशन देगी क्या नहीं? तो हम कहते हैं कि एक्वस ह्यूमर प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द ए वस्कुलर स्ट्रक्चर। तो जो एक्वस ह्यूमर आएगी वो किसको फिर न्यूट्रिशन देगी? शाबाश, हाँ जी, लेंस को। अब जब लेंस को न्यूट्रिशन दे दी तो इसने आगे ये पोस्टीरियर चेंबर में आ गए। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो कोर्निया है, कोर्निया ये थोड़ी सी जाकर इसके साथ मिली है। किसके साथ? आयरस। और कोर्निया किसके साथ मिली है? स्क्लेरा। स्क्लेरा और कोर्निया के दरमियान एरिया को क्या कहते हैं? लिम्बस। और जो कोर्निया का कुछ टिश्यू किसके साथ मिलती है? आयरस। ये एक एंगल बनाती है, इसको कहते हैं आयरोडो कोर्नियल एंगल। ये वाइवा में पूछते हैं। ठीक है, आयरोडो कोर्नियल एंगल। आयरोडो का मतलब क्या है? आयरस। और कोर्निया मीन कोर्निया के दरमियान एक एंगल बनती है, उसका नाम आयरोडो कोर्नियल एंगल है। फिर बताए, सिलरी बॉडी से क्या प्रोड्यूस हुआ? एक्वस ह्यूमर। किस चेंबर में? पोस्टीरियर चेंबर में। और इसने लेंस को न्यूट्रिशन दे दी। फिर यही फ्लूइड जो पोस्टीरियर चेंबर में बनी थी वो यहाँ पे आयरोडो कोर्नियल एंगल के जरिए इधर एंटीरियर चेंबर में आएगी। किस में आएगी? एंटीरियर चेंबर। और जब एंटीरियर चेंबर में आएगी तो इसके सामने कोर्निया पड़ा है कि नहीं? ये कोर्निया को न्यूट्रिशन देगी कि नहीं? हमने ए वस्कुलर स्ट्रक्चर में लेंस और कोर्निया पढ़ा था, ये इसको सब देगी। तो देखे, एक्वस ह्यूमर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्वस ह्यूमर ड्रेनेज, एक्वस ह्यूमर ड्रेनेज, एक्वस ह्यूमर ड्रेनेज आप लोग बताए ये कहाँ से प्रोड्यूस होगी? सिलरी बॉडी एपिथेलियम से, क्योंकि इसकी जो आउटर मोस्ट लाइनिंग है एपिथेलियम, इससे ये प्रोड्यूस होगी। ऐसा है ना? इट विल प्रोड्यूस बाय सिलरी एपिथेलियम। फिर शाबाश, जब ये एपिथेलियम से प्रोड्यूस होगी किस चेंबर में जाएगी? पोस्टीरियर चेंबर। किस में जाएगी? पोस्टीरियर चेंबर। पोस्टीरियर चेंबर के बाद ये नरिश करेगी, नरिश टू दी लेंस। ये किसको नरिश करेगी? लेंस। फिर लेंस के बाद ये कहाँ पे जाएगी? इंटीरियर चेंबर में आएगी। किस एंगल के जरिए? आयरोडो
कॉर्नियल एंगल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आयरेडो कॉर्नियल एंगल इसके जरिए आएगी, ठीक है। आयरेडो कॉर्नियल एंगल को जब ये क्रॉस करेगी तो ये कहाँ पे आएगी, एंटीरियर चेम्बर। जब ये एंटीरियर चेम्बर में आएगी तो ये साइड बाय साइड नरिश करेगी किसको, कॉर्निया। ये बात आप समझ गए, नरिश करेगी कॉर्निया को। और यहाँ पे इंटीरियर चेम्बर से ये जाएगी, यहाँ पे एक किस्म की नेटवर्क है, इसको ट्रेबिकुलर मेशवर्क कहते हैं। इसमें ट्रेबिकुलर मेशवर्क, इस इंटीरियर चेम्बर में छोटे छोटे वेसल्स होते हैं और उन छोटी छोटी वेसल्स को कहते हैं ट्रेबिकुलर मेशवर्क। ये किधर जाएगी, ट्रेबिकुलर मेशवर्क, ठीक है। ट्रेबिकुलर मेशवर्क ये जाल लाइक स्ट्रक्चर होता है, जाल, ठीक है, नेट लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसमें जाएगी ये एक्वस ह्यूमर। और इस जाल लाइक स्ट्रक्चर को इंटीरियर चेम्बर के अंदर आपस में क्या करना होता है, रीयूनाइट। जब वो आपस में रीयूनाइट होती है तो उससे कैनाल्स बनती है, उसको कैनाल्स ऑफ श्लेम कहते हैं। तो यहाँ पे ट्रेबिकुलर मेशवर्क के बाद किधर जाएगी, कैनाल ऑफ श्लेम में जाएगी, ठीक है, कैनाल ऑफ श्लेम। इस कैनाल ऑफ श्लेम के बाद ये एक्वस ह्यूमर फिर एपिस्क्लेरल वेन में जाएगी। किस में जाएगी, एपिस्क्लेरल वेन, मतलब स्क्लेरा के ऊपर जो वेन है इसको क्या कहते हैं, एपिस्क्लेरल वेन। और एपिस्क्लेरल वेन बाद में जाकर वीनस ब्लड में, वीनस ड्रेनेज, वेन तो सुपीरियर वीना केवा में आखिर में जाएगी और वो वीनस ब्लड में चली जाएगी। तो एक्वस ह्यूमर प्रोड्यूस भी हुआ और वो फिर क्या हुआ, ड्रेन भी हुआ। अगर एक्वस ह्यूमर बनता जाए लेकिन वो बाहर ना निकले फिर आई पे प्रेशर बढ़ेगी कि नहीं, इसलिए एक्वस ह्यूमर को प्रोड्यूस भी करना चाहिए और इसको प्रॉपरली ड्रेन भी करना चाहिए। बस सिर्फ एग्जामिनर आप लोगों से ये पूछेगा कि जो एक्वस ह्यूमर है ये आई के अंदर कहाँ से बनती है, सेलेरी बॉडी। तो फर्स्ट एमसीक्यू इज सेलेरी बॉडी, एक एमसीक्यू तो ये है। नेक्स्ट वो आपसे ये पूछेगा कि जब एक्वस ह्यूमर पोस्टीरियर चेम्बर से किधर जाता है, एंटीरियर चेम्बर, वो किस एंगल के जरिए जाता है, आयरेडोकॉर्नियल एंगल। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दैट्स इट, दैट इज मोर देन एनफ टू रिमेंबर, क्लियर है। अब देखें एक्वस ह्यूमर साथ में रास्ते में लेंस को नरिश कर चुका है कि नहीं, और साथ में किसको नरिश कर चुका है, कॉर्निया को। अब अगर एक्वस ह्यूमर प्रोडक्शन बढ़ जाए आई के अंदर बहुत ज्यादा, या एक्वस ह्यूमर ड्रेनेज कम हो जाए, बात समझे, या तो एक्वस ह्यूमर की प्रोडक्शन बढ़ाए या एक्वस ह्यूमर की ड्रेनेज को कम करे, दोनों हालतों में एक्वस ह्यूमर किधर रहेगी, आई में। कहाँ पे रहेगी, आई में। या तो प्रोडक्शन रेट बढ़ जाए या ड्रेनेज रेट क्या हो जाए, कम, तो एक्वस ह्यूमर विल बी रिटेन इन द आई। तो जब एक्वस ह्यूमर, देखे, एक्वस ह्यूमर रिटेन, एक्वस ह्यूमर इन आई, या तो प्रोडक्शन बढ़ गई है या ड्रेनेज क्या हो चुकी है, कम। इसकी वजह से इट लीड टू इंक्रीज इंट्रा ऑकुलर प्रेशर। इंट्राकुलर प्रेशर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो आई की अपैरेटस जो है उस पर प्रेशर बढ़ेगी कि नहीं, दिस कंडीशन इज ग्लूकोमा। इसका कहते हैं ग्लूकोमा। तो ग्लूकोमा का मतलब ये है इट इज नथिंग बट इट इज इंक्रीज इंट्रा ऑकुलर प्रेशर ड्यू टू रिटेंशन ऑफ एक्वस ह्यूमर इन द आई। तो जब एक्वस ह्यूमर आई के अंदर रिटेन हो जाए इट विल लीड टू इंक्रीज IOP, इंट्रा ऑकुलर प्रेशर। इंट्रा ऑकुलर प्रेशर नॉर्मली आई का होता है कि नहीं होता, नॉर्मल इंट्रा ऑकुलर प्रेशर इस, ये भी एग्जाम में आता है, 10 to 20 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। मतलब जब हम इंट्राकुलर प्रेशर मेजर करते हैं हॉस्पिटल में वो नॉर्मल कितना होता है, 10 to 20, लेकिन अगर इससे ये बढ़ जाए तो उसको हम रेज इंट्राकुलर प्रेशर कहते हैं, ठीक है। और अगर एग्जामिनर वाइवा में सिर्फ ये पूछे कि वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिसके जरिए हम इंट्राकुलर प्रेशर को मेजर करते हैं, दैट इज टोनोमीटर। क्या कहते हैं, टोनोमीटर। और इस प्रोसेस को या उस प्रोसीजर को टोनोमेट्री कहते हैं। तो टोनोमेट्री इज अ प्रोसीजर इन विच वी कैन यूज टोनोमीटर एंड दैट विल टेल अस अबाउट इंट्राकुलर प्रेशर। तो अगर वो कितने से ज्यादा आ जाए, 20 से, इसको रेस IOP कहते हैं, क्लियर है। अब यहाँ पे सुन ले, अगर इंट्राकुलर प्रेशर बढ़ जाए और उसका वजह किस चीज की रिटेंशन हो, एक्वस ह्यूमर, दैट इज कॉल्ड ग्लूकोमा। अब सुन ले, बहुत से लोग होते हैं जिसका ये एंगल क्या होता है, ब्लॉक होता है। कौन सा एंगल, आयरेडोकॉर्नियल। तो फिर सिलियरी बॉडी एक्वस ह्यूमर तो देगी, इस तरह जाएगी लेकिन यहाँ से आगे नहीं जाएगी। इसका मतलब वजह ड्रेनेज का है कि एंगल का है, एंगल का है। और एंगल क्या है, क्लोज है, नैरो है, तो अब एक्वस ह्यूमर जाती नहीं है, इसको हम क्लोजर एंगल ग्लूकोमा कहते हैं। ये जो क्लोजर एंगल ग्लूकोमा है इसमें एमसीक्यू यही है कि कौन सा एंगल, आयरेडोकॉर्नियल एंगल, क्लियर है। तो यहाँ पे अगर इसमें इशू है तो इससे जो ग्लूकोमा होगी इसका नाम क्या है, क्लोजर एंगल ग्लूकोमा।
या इसमें जो एंगल है वो वाइड होगा कि नेरो, नेरो, तो इसको नेरो एंगल ग्लोकोमा भी कहते हैं। तो नेरो एंगल ग्लोकोमा या क्लोजर एंगल ग्लोकोमा का इशू कहाँ पे होता है? आयरेडो कॉर्नियल एंगल। अब अगर इधर देखिए, यहाँ से एक्वस ह्यूमर पैदा हो जाए, ड्रेन भी हो जाए और एंगल से आगे आए, ठीक है, एंगल क्या है? नॉट ओपन है, ये ड्रेनेज दे दे, लेकिन केनाल ऑफ श्लेम ब्लॉक है। क्या है? केनाल ऑफ श्लेम या ट्रेबिकुलर मेशवर्क जो छोटी छोटी कैपिलरीज है वो क्या है? ब्लॉक है। तो फिर ये एंगल का इशू है कि ड्रेनेज का इशू है? ड्रेनेज। तो इसको ओपन एंगल ग्लोकोमा कहते हैं, इसको ओपन एंगल ग्लोकोमा कहते हैं, क्योंकि ओपन एंगल के अंदर दिस एंगल इज नॉर्मल, ये तो नॉर्मल होता है, मसला आगे होता है या इसका इशू होता है या इसका इशू। तो चाहे ये ब्लॉक हो या ये ब्लॉक हो, CSF तो आगे नहीं जाएगी ना, जब आगे नहीं जाएगी तो एक्वस ह्यूमर ये आई के अंदर क्या हो जाएगी? रिटेन, एंड दैट कैन लीड टू इंक्रीज इंट्राकुलर प्रेशर। तो डिपेंडिंग अपॉन दी पैथोलॉजी, ग्लोकोमा प्राइमरीली डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, क्लोजर एंगल ग्लोकोमा एंड ओपन एंगल ग्लोकोमा। अगर एक्वस ह्यूमर की ड्रेनेज कम हो चुकी है ड्यू टू ब्लॉक ऑफ दिस एंगल, दैट इज क्लोजर एंगल। अगर एंगल ठीक है लेकिन आगे इसमें या इशू है या इसमें इशू है, तो इसको क्या कहेंगे? ओपन एंगल ग्लोकोमा कहते हैं। ये बात समझ गए कि नहीं? मुझे ये बताए विच वन इज इमरजेंसी, ये भी वाइवा क्वेश्चन है। क्लोजर एंगल ग्लोकोमा इमरजेंसी है या ओपन एंगल ग्लोकोमा इमरजेंसी है? शाबाश। हाँ, क्लोजर एंगल। ओपन एंगल का मसला तो या इधर है या इधर है, तो एक्वस ह्यूमर तो इधर तक आएगा इस तरह, तो इस एक्वस ह्यूमर को बिल्ड होने में क्या लगेगा? टाइम लगेगा, क्योंकि रास्ता ज्यादा तय किया है ना, तो वापस प्रेशर जाने में टाइम लगेगा कि नहीं? लेकिन अगर एक्वस ह्यूमर यहाँ से आए और यहाँ पे ही ब्लॉक हो जाए तो फिर रास्ता कम है, तो एक्वस ह्यूमर को बिल्ड होने में टाइम ज्यादा लगेगा, कम। तो क्लोजर एंगल इज इमरजेंसी, ओपन एंगल इज नॉट इमरजेंसी, ये याद रखें, ठीक है ना? किस में सिम्टम जल्दी आएंगे? क्लोजर एंगल ग्लोकोमा। और किस में सिम्टम बाद में आएंगे? ओपन एंगल ग्लोकोमा। बात समझ गए कि नहीं? ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिमेंबर दिस, ठीक है? फिर जो क्लोजर एंगल ग्लोकोमा है, इसमें ट्राइएड याद रखें। क्या चीज? ट्राइएड। सडन ऑनसेट हेडेक, इसमें क्या होता है? हेडेक। इसका ट्राइएड है, इसमें हेडेक होगा। अगर इस आई का इशू है तो इस साइड का हेडेक होगा हाफ, अगर इस आई का इशू है तो इस साइड का होगा। सो सडन ऑनसेट हाफ ऑफ द हेडेक ऑन द साइड ऑफ लीजन, जिस आई का मसला है। फिर है कंजक्ट रेड आईज, जो आईज है वो एकदम क्या हो जाएगी? रेड हो जाएगी। तो रेड आई, इसको हम रेड फ्लैग भी कहते हैं। रेड फ्लैग इज अ साइन ऑफ इमरजेंसी, रेड साइन इज इमरजेंसी, रेड फ्लैग मीन रेड आईज, ठीक है? और इसके बाद क्या है? सडन विजुअल लॉस। तो ये तीन चीजें याद रखें, और इसके साथ फोटोफोबिया भी होता है। तो सडन ऑनसेट हेडेक ऑन द साइड ऑफ लीजन, फोटोफोबिया, रेड आईज एंड सडन विजुअल लॉस। दिस इज थिंक अबाउट क्लोजर एंगल ग्लोकोमा। क्लोजर एंगल ग्लोकोमा ये मिडिल एज के अंदर ज्यादा कॉमन है, 30 से लेके 40 साल के दरमियान। ओपन एंगल ग्लोकोमा इट इज अफेक्ट ओल्डर पीपल आफ्टर द एज ऑफ 50। ये एमसीक्यूज भी याद रखें कि इसका मतलब अगर और 90% ग्लोकोमा में ओपन एंगल ग्लोकोमा होता है, 10% क्या होता है? क्लोज एंगल ग्लोकोमा। तो मोस्ट कॉमन ग्लोकोमा कौन सा है? ओपन एंगल। लीस्ट कॉमन कौन सा है? क्लोजर एंगल। कौन सा ग्लोकोमा मिडिल एज में कॉमन है? क्लोजर एंगल। और कौन सा ओल्डर लोगों में कॉमन है? ओपन एंगल। इंट्राअकुलर प्रेशर अगर 40 तक गया है तो ये 20 मीन डबल हो गया ना। नॉर्मली इंट्राअकुलर प्रेशर इस 10 से लेके 20, अगर ये 40 हो गया है तो एक्वस ह्यूमर रिटेंशन ज्यादा है कि कम? ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। इसका मतलब जल्दी सिम्टम आए है। तो क्लोज एंगल के ओपन, क्लोज एंगल ग्लोकोमा। क्लोज एंगल ग्लोकोमा में एक्वस ह्यूमर जल्दी बिल्ड होता है, लेकिन अगर यहाँ पे मस्त है यहाँ पे, तो इस तरह ये तो ड्रेन होगा ना, तो एक्वस ह्यूमर को बिल्ड होने में टाइम लगता है। तो उसमें इंट्राअकुलर प्रेशर या तो 25 होता है या 30 होता है, इसमें भी ज्यादा होता है, लेकिन इंट्राअकुलर प्रेशर का 25 से 30 होता है। लेकिन इसमें इंट्राअकुलर प्रेशर ये 40 से 50 तक भी हो सकता है। क्लियर है? क्योंकि इसमें सिम्टम जल्दी आते हैं और इसमें सिम्टम लेट आते हैं। क्लियर है? तो ये जनाब ओपन एंगल और क्लोजर एंगल ग्लोकोमा की मेन पॉइंट है। फिर क्लोजर एंगल ग्लोकोमा पेशेंट की जो ट्रीटमेंट है उसको कहते हैं आयरोडोटोमी। क्या कहते हैं? आयरोडोटोमी। जो आयरस और कोर्निया के दरमियान एंगल है उसके अंदर कट लगाते हैं, इंसाइज करते हैं, ताकि उस एंगल को क्या करे? ओपन करे, और ताकि एक्वस ह्यूमर वहां से ड्रेन हो जाए। क्लियर है? एक्वस ह्यूमर चाहे ओपन एंगल ग्लोकोमा हो या क्लोजर एंगल हो, हमने एक्वस ह्यूमर को कम करना है कि ज्यादा करना है?
काम, तो हम बीटा ब्लॉकर देंगे, क्योंकि सिलियरी बॉडी के अंदर बीटा रिसेप्टर्स होती है और बीटा रिसेप्टर इंक्रीज ऑफ एक्वस ह्यूमर, तो हम इसको एक्टिवेट करेंगे कि ब्लॉक करेंगे, ब्लॉक। तो ऐसा आई ड्रॉप डालेंगे जिससे हम बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक करें आई के अंदर और एक्वस ह्यूमर प्रोडक्शन क्या करें, काम, दैट इज टीमोलोल। टीमोलोल क्लियर है, ये बहुत कॉमनली ऑप्थेल्मोलॉजी में यूज होता है। टीमोलोल इज अ बीटा ब्लॉकर आई ड्रॉप्स। ये आई ड्रॉप्स होते हैं, अगर आप इसको फॉर एग्जांपल 2 कतरे डालें तो इससे एक्वस ह्यूमर की प्रोडक्शन रेट क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा और सिम्टम ठीक हो जाते हैं। क्लियर है। सो द बीटा ब्लॉकर विच इज यूज्ड फॉर व्हाट, डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ एक्वस ह्यूमर, दैट इज कॉल्ड ऑफ टीमोलोल। फिर एक है अनदर ड्रग विच इज अ डायूरेटिक। क्या है, डायूरेटिक, लेकिन एक्वस ह्यूमर को कम कर सकती है ग्लूकोमा में, एसीटाजोलामाइड। उस ड्रग का नाम क्या है, एसीटाजोलामाइड। नाम सुना है क्या नहीं, एसीटाजोलामाइड कार्बोनिक। यहाँ पे इस सिलियरी बॉडी के अंदर एक एंजाइम है, इसका नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेस। कौन सा एंजाइम है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस। दिस एंजाइम एक्टिवेशन इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ एक्वस ह्यूमर। तो हमने एक्वस ह्यूमर को कम करने के लिए इस एंजाइम को क्या करना है, ब्लॉक। तो कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर, दैट इज एसीटाजोलामाइड। ये क्या है, एसीटाजोलामाइड। तो एसीटाजोलामाइड एक्वस ह्यूमर को कैसे कम करेंगे, बाय इनहिबिटिंग कार्बोनिक एनहाइड्रेस। और टीमोलोल इनहिबिट बीटा रिसेप्टर विच डिक्रीज एक्वस ह्यूमर प्रोडक्शन। ठीक है जी। देखिए ओपन एंगल ग्लूकोमा और क्लोजर एंगल ग्लूकोमा, इसमें फर्क यही है कि एक हमारे पास क्या है, वेरी वेरी कॉमन, एक वेरी लेस कॉमन। क्लोजर एंगल ग्लूकोमा के जितने भी पेशेंट्स होते हैं दे ब्रॉट टू द इमरजेंसी विद वेरी वेरी एब्रप्ट ऑनसेट सिम्टम। लेकिन जो क्लोजर एंगल ग्लूकोमा के पेशेंट्स होते हैं मतलब वो जल्दी आते, ओपन एंगल ग्लूकोमा के पेशेंट प्रोग्रेसिव ऑनसेट के साथ आते हैं, वो ओल्डर लोग होते हैं, और क्लोजर एंगल ग्लूकोमा मिडिल एज के लोग होते हैं। सो दिस व्हाट ऑल अबाउट एनाटमी यू पीपल शुड रिमेंबर फॉर द आई। कि आई की एनाटमी सबसे डिफिकल्ट एनाटमी है, लेकिन इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। इसमें कोई क्वेश्चन है, बस एनी क्वेश्चन, क्लियर है जी। ओके। अब ऑप्थेल्मोलॉजी की स्टेशन में जब आप लोग जाते हैं वहां पे आप लोगों को पिक्चर दिया होगा और पिक्चर के हिसाब से आप लोगों ने बताना है इसकी डायग्नोस कैसी है। तो जिस तरह कल हम आप लोगों को पिक्चर के साथ नोट दे चुके हैं, आज भी ऑप्थेल्मोलॉजी के पिक्चर के साथ नोट देंगे। ठीक है। आप लोगों ने पिक्चर देखने हैं, साथ में नोट्स में 3-4 चीजें बस याद रखनी है। वहां पे वो आप लोगों से न लिखवाएंगे न आप लोगों से डिटेल पूछेंगे। इतना पता होना चाहिए कि कल को इस तरह पेशेंट्स आते, पता होना चाहिए कि इसमें मसला क्या है। ठीक है। अब देखें जो ऑप्थेल्मोलॉजी के मेन पिक्चर है ना, वो कौन कौन सी आ सकती है वो नोट करें कि व्हाट आर द पिक्चर दे विल कम इन द एग्जाम, और उसमें से एग्जामिनर लव टू आस्क विच टाइप ऑफ प्रॉब्लम। नंबर 1 वो पिक्चर दे सकते हैं जनाब एक्ट्रोपियन की। किस चीज की, एक्ट्रोपियन। ये आई का एक मसला है, एक्ट्रोपियन। ठीक है। इधर देखे आई में कितने आईलेड है, 2। ये जो लोअर आईलेड है इसके आईलैशेस है कि नहीं, अगर ये आईलैशेस बाहर की तरफ मुड़ जाए, मतलब लोअर आईलेड बाहर की तरफ मुड़ जाए, तो हम ये कंजक्टिवा सामने से नजर आएगा कि नहीं, प्रोट्रूजन ऑफ लोअर आईलेड आउटवर्ड, दैट इज कॉल्ड एक्ट्रोपियन। एक्टो मीन आउटसाइड। क्लियर है। कभी कभार ये जो इनर आईलेड है ये किधर जाती है, इनसाइड पे, इनको एंट्रोपियन कहते हैं। तो एक्ट्रोपियन और एंट्रोपियन ये प्राइमरीली लोअर आईलेड की पैथोलॉजीज हैं। क्लियर है। When the lower eyelid eyelashes turn outward, that is called of ectropion, और जब वो टर्न इनवर्ट करे उसको क्या कहते हैं, एंट्रोपियन कहते हैं। फिर इसके बाद जो आप लोगों को वो सिनेरियो दे सकते हैं, दैट इज कंजक्टिवाइटिस। किस चीज की, कंजक्टिवाइटिस दे सकते हैं कि नहीं, दैट इज इन्फ्लेमेशन ऑफ कंजक्टाइवल लेयर, इट इज अ म्यूकस मेम्ब्रेन, इसकी इन्फ्लेमेशन को कंजक्टिवाइटिस। कंजक्टिवाइटिस के अंदर अगर एग्जाम में आ जाए कि पेशेंट है उसकी आई क्या है, रेड, रेड आईज प्लस म्यूको प्यूरिलेंट डिस्चार्ज। प्यूरिलेंट का मतलब क्या है, फर्स्ट डिस्चार्ज है। एक पेशेंट है उसको कंजक्टिवाइटिस है, रेड आईज है और उसकी म्यूको प्यूरिलेंट डिस्चार्ज है, दैट इज बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस। ये क्या होता है, बैक्टीरियल, क्योंकि म्यूको प्यूरिलेंट इज अ हॉलमार्क ऑफ बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस। क्लियर है। फिर एक पेशेंट है उसकी आईज क्या है, रेड, रेड आई है प्लस इरिटेशन इन द आई या प्लस हम एग्जांपल इचिंग, उसको क्या हो रही है, इचिंग ऑफ आईज, और प्लस कौन सा डिस्चार्ज है, वाटरिंग। कौन सा डिस्चार्ज है,
वाटरी डिस्चार्ज, उसके आंखों से पानी आ रही है, टीयर्स आ रही है, लेकिन उसमें कोई पस वगैरह नहीं है, वाटरी, क्लियर वाटरी, दैट इज ईचिंग ऑफ द आई के साथ अगर आ जाए, दैट इज मोस्ट लाइकली एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस, क्योंकि एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस गेव लाइक वायरल कंजक्टिवाइटिस फ्रैक्चर, लेकिन इसमें ईचिंग जरूर होती है, ठीक है। एलर्जी कैन कॉज प्लूराइटिस, इसमें ईचिंग होती है। तो हमारे पास कौन सा कंजक्टिवाइटिस है, एलर्जिक है। अगर एक पेशेंट है उसकी रेड आइज है, ठीक है, रेड आइज प्लस रेड आई के साथ सिर्फ क्या है, वाटरी डिस्चार्ज है, लेकिन द पेशेंट आल्सो हैव माइल्ड लो ग्रेड फीवर, लो ग्रेड फीवर है, उसमें मलेज है, फटीग है, और रेड आई के साथ क्या है, वाटरी डिस्चार्ज है, लेकिन ईचिंग नहीं है, दैट इज वायरल कंजक्टिवाइटिस। ये क्या होता है, वायरल। तो डिस्चार्ज ऑफ द पेशेंट फ्रॉम द आई इन वायरल एंड एलर्जिक बोथ आर वाटरी, लेकिन एलर्जिक के अंदर ईचिंग होती है, और इसमें पेशेंट ये भी बताएगा कि किसी पार्टिकुलर चीज को जब वो एक्सपोज होता है तो उसकी आइज क्या हो जाती है, रेड हो जाती है, क्लियर है। फिर अगर एग्जाम में इस तरह आ जाए कि रेड आई है, रेड आई है, लेकिन प्लस इन पर्टिकुलर सीजन, हो सकती है क्या नहीं, पेशेंट बताता है कि डॉक्टर साहब मैं ठीक होता हूँ, लेकिन इसकी आंखें सुर्ख हो जाती है जब जुलाई का मंथ आता है या जब दिसंबर का मंथ आता है, वो साल का किसी खास मंथ का जिक्र करेगा, इसको कहते हैं सीजनल एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस। कि कभी कभार पोलन एलर्जी हो सकती है कि नहीं, मतलब मौसमी तब्दीलियों की वजह से भी क्लियर है, दैट इज सीजनल। दीज आर द कंजक्टिवाइटिस मेथड्स। आप लोगों को बस दो तीन पॉइंट्स आने चाहिए कि पेशेंट की हिस्ट्री क्या होगी और इसकी डायग्नोसिस क्या है। कंजक्टिवाइटिस के बाद जो पिक्चर वो दे सकते हैं, दैट इज कैटरेक्ट। वो क्या है, कैटरेक्ट, दैट इज व्हेन द लेंस ओपेसिटी इज बिल्ड एंड ट्रांसपेरेंसी इज लॉस्ट। जब लेंस की ट्रांसपेरेंसी खत्म हो जाए और वो क्या बन जाए, ओपेक, इसको कैटरेक्ट कहते हैं। कैटरेक्ट में वाइवा के अंदर हमेशा यही क्वेश्चन आता है कि मोस्ट कॉमन कैटरेक्ट बताएं। आंसर इज सीनाइल कैटरेक्ट। वो क्या होता है, सीनाइल, ओल्डर एज के अंदर। देखिए लेंस जो है, ह्यूमन लेंस, इट इज बाई कन्वेक्स, इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। ये किससे बनाए, प्रोटीन। दीज प्रोटीन बिकम डीजेनरेट व्हेन द एज इज मोर देन 50। जब 50 साल से इंसान की एज बढ़ जाए तो ये जो लेंस है इसकी प्रोटीन आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाती है, डीजेनरेट। और जब ये डीजेनरेट होने लग जाती है तो फिर उसकी ट्रांसपेरेंसी खत्म हो जाती है, एंड इट लीड टू कैटरेक्ट। क्लियर है। अब कैटरेक्ट के काजेस ट्रोमेटिक भी हो सकती है, कैटरेक्ट के काजेस कंजेनिटल भी हो सकती है। अगर एग्जाम में आ जाए एक बच्चा है, उसको इन्फेंट है, इन्फेंट का मतलब 1 साल का बच्चा है, और उसको क्या हुआ है, कैटरेक्ट। इन्फेंटाइल कैटरेक्ट के 2 वजह है। नंबर 1 कंजेनिटल रोबेला सिंड्रोम, नाम सुना है कि नहीं। रोबेला इज अ वायरस, अगर इसकी इन्फेक्शन माँ को फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हो जाए तो उससे कंजेनिटल रोबेला क्या हो सकता है, सिंड्रोम। कंजेनिटल रोबेला सिंड्रोम के अंदर बच्चे में क्या होता है, शाबाश, कैटरेक्ट। इसमें हियरिंग लॉस भी हो सकता है, ठीक है, हियरिंग लॉस। और नेक्स्ट इज पीडीए, पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसिस, ये नाम सुना है कि नहीं। तो पीडीए स्टैंड फॉर पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसिस, ये कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम है। तो पीडीए, हियरिंग लॉस और कैटरेक्ट, ये 3 चीजें अगर बच्चे में आ जाए इसको CRS कहते हैं, कंजेनिटल रोबेला सिंड्रोम कहते हैं। फिर अगर बच्चे में कैटरेक्ट है बाय बर्थ, इन्फेंट है और उसमें कैटरेक्ट है, तो दिस कंडीशन इज कॉल्ड क्लासिकल गैलेक्टोसीमिया। ये भी एग्जाम में पूछता है, क्लासिकल गैलेक्टोसीमिया, मतलब ये गैलेक्टोज मेटाबॉलिज्म का इशू है। क्लियर है। हमारे पास जो गैलेक्टोज है, गैलेक्टोज ये लीवर में जाता है और इसकी मेटाबॉलिज्म होती है बाय द हेल्प ऑफ एन एंजाइम UDP, यूरिडाइल ट्रांसफरेज। और ये गैलेक्टोज को किस में कन्वर्ट करता है, ग्लूकोज, और ग्लूकोज फिर क्रेब्स साइकिल में जाता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के जरिए ATP बनाता है। ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन गैलेक्टोज अंडरगो UDP, यूरिडाइल ट्रांसफरेज एंजाइम, कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज, और ये हमें एनर्जी देती है। अगर किसी बच्चे में यूरिडाइल ट्रांसफरेज की लेवल क्या है, कम है, कौन सा एंजाइम है, यूरिडाइल ट्रांसफरेज, अगर इसकी एंजाइम नहीं है तो फिर गैलेक्टोज आगे नहीं जाएगी। दिस गैलेक्टोज बाय द हेल्प ऑफ एल्डोज रिडक्टेज, कौन सा एंजाइम है, एल्डोज रिडक्टेज, कन्वर्ट इनटू गैलेक्टिटोल। ये किस में कन्वर्ट होता है, गैलेक्टिटोल। ये नाम शायद आप लोगों ने सुने नहीं, लेकिन स्टेप 1 है। क्लियर है। गैलेक्टोज अगर कन्वर्ट ना हो जाए ग्लूकोज में तो ये अल्टरनेट पाथवे से किस में कन्वर्ट होता है, गैलेक्टिटोल, बाय द हेल्प ऑफ एल्डोज रिडक्टेज।
एंड दिस गिलेक्टिटोल ऑस्मोटिकली एक्टिव सब्सटेंस, ये क्या होता है? ऑस्मोटिकली एक्टिव सब्सटेंस है। इसका मतलब ये है कि जब भी कहीं पे जाए तो नियर बाई एरिया से क्या ड्रा करता है? वाटर। एंड द मोस्ट कॉमन एरिया इज लेंस। तो आई के अंदर अगर ये लेंस की प्रोटीन से वाटर ड्रा करे तो प्रोटीन डीनेचर होंगे क्या? नहीं। अगेन इट विल लीड टू कैटरेक्ट। तो कैटरेक्ट का वजह गैलेक्टोसीमिया पेशेंट के अंदर इंक्रीज लेवल ऑफ गैलेक्टिटोल है। अगर ये एंजाइम नहीं है तो गैलेक्टोज आगे जाएंगे, तो गैलेक्टोज का लेवल ब्लड में क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। दैट इज कॉल्ड क्लासिकल गैलेक्टोसीमिया। और जब ब्लड के अंदर गैलेक्टोज बढ़ जाए इट विल कन्वर्ट इट इनटू गैलेक्टिटोल। इट इज ऑस्मोटिकली एक्टिव सब्सटेंस एंड इट विल ड्रा वाटर फ्रॉम द लेंस, कैन लीड्स टू कैटरेक्ट। क्लियर है? लेकिन मोस्ट कॉमन कैटरेक्ट सीनाइल होता है। ओल्डर एज के अंदर कैटरेक्ट एज के साथ साथ हो सकता है। फिर कैटरेक्ट जो है ये हमारे पास ट्रोमा की वजह से हो सकता है और कुछ बच्चों के अंदर इनबोर्न डिफेक्ट की वजह से, लाइक क्लासिकल गैलेक्टोसीमिया एंड कंजेनिटल रूबेला सिंड्रोम। तो कैटरेक्ट का क्वेश्चन भी आ सकता है। क्लियर है? नेक्स्ट आप लोगों ने यहाँ पे एक क्लू याद रखना है, ठीक है? उस क्लू के अंदर आप लोगों को पता होना चाहिए कैटरेक्ट के साथ कैटरेक्ट है और इसमें जो क्लू है आप लोगों को पता होना चाहिए कि सर्जरी हुई थी, पोस्ट कैटरेक्ट सर्जरी। पोस्ट कैटरेक्ट सर्जरी, कैटरेक्ट की सर्जरी हुई है, यहाँ पे पॉइंट याद रखें। और फिर पेशेंट को जनाब आईज क्या हो चुकी है? रेड आईज। इसमें क्या चल चुकी है? रेड आईज। So red eyes after post cataract surgery, that is called endophthalmitis. तो उनका कहते हैं endophthalmitis। ये क्वेश्चन भी आता है। Endophthalmitis is the inflammation the inner aspect of the eye. Eye की जो inner apparatus है सब कुछ आता है, उसका कहते हैं endophthalmitis. And that is 90% in those people who have recently passed from cataract surgery. तो cataract surgery 3 दिन पहले हुई है, 4 दिन पहले, और फिर बेटे पे डायरेक्ट उसी आंख के अंदर सडन आंख के ब्लड निकालेंगे। इसका मतलब ये क्या है? एंडोप्थेल्माइटिस। ये कैटरेक्ट सर्जरी के बाद हाइजीन मेंटेन ना करने की वजह से या कैटरेक्ट सर्जरी के दौरान कोई नियर बाई स्ट्रक्चर डैमेज होने की वजह से। लेकिन द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन आफ्टर कैटरेक्ट सर्जरी दैट इज कॉल्ड एंडोप्थेल्माइटिस। क्लियर है? ये जनाब कुछ पॉइंट्स है। अभी हम नेक्स्ट आपकी ये पिक्चर चला के रहे, फिर आप लोगों को बताऊंगा इसकी नोट आप लोगों को प्रॉपर मिलेगी और पिक्चर देख के आप लोगों को बताऊंगा कि इसकी फाइंडिंग क्या है। इसमें ट्रेकोम आता है, रेटिनोब्लास्टोम आता है, तो इसका अभी हम कर देंगे, ठीक है? लेकिन वाई इतना है कि मैं करेक्ट करें।